नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं परीक्षा वाणी के मदद से दोस्तों यूपी स्पेशल। देखिए दोस्तों, चुनावी साल है, उत्तर प्रदेश से बहुत भर्तियां आने वाली है, ठीक है ना। तो यूपी स्पेशल पर निगाह लगाए रखिए। जो कॉमन चीज़ें उसको पढ़ते रहिए। यूपी स्पेशल हो गया, करंट हो गया। चलिए देखते हैं, फटाफट मेन पॉइंट पर आते हैं। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है। सीमांत का मतलब कि जो सीमा पर राज्य है, जिसे देखते हैं कि नेपाल से सटा हुआ है, ठीक है ना। जिसकी ग्लोब पर स्थिति 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांश मतलब यहाँ पर इस तरह से ये 23 डिग्री 25 मिनट 25 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 का अंतर दिखता है। आप दिमाग में बैठा रहेंगे, यहाँ पर 1 का अंतर दिख रहा है, ठीक है ना। तो मेन ये डिग्री वाला अंतर आप दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चन आपको ऑप्शन में पकड़ने में आसान रहेगा। 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर। अर्थात ये वाली लंबाई कितनी हो गई, इसको देखते रहिए ऐसे ही। 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट, तो कितने का अंतर हो गया? 77 और 3 80, और यहाँ पर भी 7 का अंतर दिख रहा है। तो एक चीज आप उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेंगे, 7 डिग्री, ठीक है ना। पूर्वी देशांतर के मध्य पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई, पूरब से पश्चिम 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 2,40,928। इतना, इसको एकदम टू द पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे, सभी याद रखने लायक है, ठीक है ना। तो अक्षांश क्या है? 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 24 मिनट तक। मैं यहाँ पर 25 लिख दिया हूँ क्या दोस्तों? ये गड़बड़ हो गया, इसको 52 करिए, ठीक है ना। करेक्शन कर लीजिए, मानवीय मिस्टेक हो जाती है। तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट ये अक्षांश हो गया दोस्तों, ठीक ना। अर्थात उत्तर से दक्षिण, ये नॉर्थ साउथ है। अब जो है और 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। देश के तीन राज्य, ठीक है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश से अधिक है। अर्थात उत्तर प्रदेश का स्थान जो है दोस्तों क्षेत्रफल में चौथे नंबर पर आता है। राजस्थान पहला हो गया, मध्य प्रदेश दूसरा हो गया, महाराष्ट्र तीसरा हो गया, और आपका उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश से अधिक हैं ये राज्य। उत्तर में देखिए नेपाल तथा उत्तराखंड की सीमा, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश की सीमा है,
और पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान की सीमाएं, दक्षिण में मध्य प्रदेश की सीमाएं, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ की सीमा, ठीक है ना, दक्षिण पूर्व में, और पूर्व में बिहार एवं झारखंड की सीमाएं इस राज्य को स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश की सीमाओं को यदि प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां, ठीक है ना, याद रखिए, हिमालय की शिवालिक श्रेणियां उत्तराखंड एवं नेपाल में फैली हुई, ठीक है ना। पश्चिम दक्षिण एवं दक्षिण में यमुना नदी पश्चिम में, और दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी और विंध्य की श्रेणियां तथा पूर्व में गंडक नदी, ये सीमा बनाती हैं दोस्तों, ठीक है ना। उत्तर में कौन हो गया, शिवालिक श्रेणी, और पश्चिम एवं दक्षिण में दोस्तों, पश्चिम दक्षिण में हो गया यमुना नदी एवं विंध्य श्रेणी, और पूर्व में गंडक हो गया। उत्तर प्रदेश की जलवायु सामान्यतः उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है, ठीक ना, उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है, फिर भी यहाँ जलवायु संबंधी भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये सब छोटे छोटे फैक्ट याद रखेंगे, उपोष्ण मानसूनी। अब देखिए भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीन गोंडवाना लैंड महाद्वीप का एक भूभाग है। प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर निकला हुआ भाग है। क्या करे, प्रदेश का दक्षिणी पठार वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर निकला हुआ भाग है, जिसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में विंध्य क्रम की शैलों से हुआ है। विंध्य क्रम की चट्टानों में जीवाश्म अवशेषों का अभाव पाया जाता है। विंध्य क्रम की चट्टानों में जीवाश्मीय अवशेषों का अभाव पाया जाता है। इस क्रम में चूने के पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि शैल पाई जाती हैं, ठीक ना। तो जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, लेकिन पाया कहता है तो चूने के पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि शैल पाई जाती हैं। आद्य कल्प में निर्मित नीस शैलों को बुंदेलखंड नीस के नाम से जाना जाता है, जिसमें लाल ऑर्थोलेक्स, फेल्सपार, लाल क्वार्ट्ज, हार्नब्लेंड क्लोराइड आदि खनिजों का मिश्रण पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। दक्षिण में विंध्य क्रम और उत्तर में शिवालिक, दक्षिण में विंध्याचल की श्रेणियां हैं और उत्तर में शिवालिक के क्रम के मध्य भाग में गंगा यमुना मैदान विस्तृत है। यह मैदान प्लीस्टोसीन युग से आज तक अवसादों के निक्षेप का परिणाम है। प्लीस्टोसीन युग से आज तक अवसादों के निक्षेप का परिणाम है। इस मैदान में संचित कांप की परतें बहुत मोटी हैं। प्राचीन कांप निक्षेपों को बांगर, ठीक है दोस्तों, प्राचीन कांप निक्षेपों को बांगर याद रखिए, पूछता है, ठीक है ना। एवं नवीन कांप निक्षेपों को खादर। तो प्राचीन जो दोस्तों मैंने बांगर हो गया, जहाँ पर पहले बाढ़ का पानी पहुंचता था, अब नहीं पहुंचता था, और नवीन का खादर नाम से जाना जाता है। यह देश का बहुत उपजाऊ भाग है। बांगर और खादर दोनों उपजाऊ भाग है दोस्तों। शिवालिक क्रम की पहाड़ियों से जब नदियां गंगा यमुना मैदान में प्रवेश करती हैं तो शुरुआत के कुछ क्षेत्रों में कंकड़ पत्थर, कहाँ पर, शुरुआत के, और मोटे बालू का निक्षेप करती हैं। जिन क्षेत्र तक ये कंकड़ पत्थर और मोटे बालू पाए जाते हैं उनको भांभर, देखिए जब शिवालिक से निकलती हूँ उसकी बात कर रहा है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। जब शिवालिक क्रम की पहाड़ियों से जब नदियाँ गंगा यमुना मैदान में प्रवेश करती हैं तो शुरुआत के कुछ क्षेत्रों में कंकड़ पत्थर और मोटे बालू का निक्षेप करती हैं। जिन
क्षेत्रों तक ये कंकड़ पत्थर और मोटे बालू पाए जाते हैं उनको भांबर क्षेत्र कहा जाता है। उनको भांबर क्षेत्र कहा जाता है, जो कि एक पतली पट्टी के रूप में है। भांबर क्षेत्र के बाद महीन अवसादों वाले समतल क्षेत्रों को तराई, तो भांबर के बाद तराई आता है, ठीक ना। भांबर के बाद तराई आता है, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? भात याद रख लीजिए। भोजपुरी में चावल को लोग भात कहते हैं, भात। वैसे ये प्रचलित है, जो लोग नहीं जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, तो इसके क्या होगा, पहले भांबर आता है उसके बाद तराई आता है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण भूमि दलदली होती है, तराई क्षेत्र को कह रहा है, ठीक ना। यहाँ अधिक पानी चाहने वाले गन्ने और धान की खेती व्यापक पैमाने पर, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पर पानी अधिक होता है तराई क्षेत्र में, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र में अधिक पानी अधिक होने, वर्षा अधिक होने के कारण, इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण भूमि दलदली होती है। यहाँ अधिक पानी चाहने वाले गन्ने और धान की खेती व्यापक पैमाने पर होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या आप देखिए, जो पुराने अवक्षेप हैं दोस्तों, ठीक ना, उनको क्या कहते हैं? बांगर। और नवीन को क्या कहते हैं? खादर। उसके बाद भांबर और तराई आप समझ गए। चलिए, भौतिक विभाजन। उत्तराखंड राज्य के गठित होने से पूर्व उत्तर प्रदेश को 3 भौगोलिक क्षेत्रों, पूर्व की बात ये कर रहे हैं लेकिन हमको पूर्व की बात नहीं देखना है, लेकिन देख लीजिए यहाँ से हम लोग रीजनिंग लगा करके निकाल लेंगे। 3 भौगोलिक क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, मध्य का मैदान, तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र में विभाजित किया गया था। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को उत्तराखंड में चले जाने के बाद इस पर्वतीय क्षेत्र से सटे भांबर तराई क्षेत्र को ही एक भाग मानते हुए, ठीक ना, भांबर तराई क्षेत्र को ही एक भाग मानते हुए संपूर्ण प्रदेश को 3 भागों, भौतिक विभागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, ठीक ना। यथा उत्तर का भांबर, तो यहाँ पर देखिए यूपी का मैप दिया हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे। ये फुल पेज पर दिया हुआ है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए ये लिया है भांबर एवं तराई, ये तराई हो गया और ये हो गया भाबर, भाबर एवं तराई, ठीक है दोस्तों। एक बार मैप देख लीजिए और उसके बाद ये चोटियाँ हैं, चोटियाँ देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में चोटियाँ किधर हैं? चोटियों की संख्या बहुत कम है, चलिए आगे देखते हैं। और तराई क्षेत्र मध्य का मैदानी क्षेत्र एवं दक्षिण का पठारी क्षेत्र में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। अब चलिए फिर इसको 9 तो बड़ा कर लेते हैं, इस तरह से भी देखा जा सकता है। अब देखिए भांबर और तराई, उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी भाग को भांबर क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना, भांबर क्षेत्र। यह क्षेत्र तराई क्षेत्र के उत्तरी छोर पर एक पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। वह कंकड़ और पत्थर वाली जो क्षेत्र है उसको भांबर कहते हैं, ठीक ना। इस क्षेत्र का लंबाई में विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर पडरौना तक है। किसका? भांबर और तराई का। सहारनपुर के आसपास क्षेत्रों में भांबर क्षेत्र की चौड़ाई लगभग 34 किलोमीटर, ठीक ना।
लेकिन जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ते हैं चौड़ाई कम होती जाती है। देखिए क्या कह रहा है, सहारनपुर के आसपास के क्षेत्र में भाबर क्षेत्र की चौड़ाई लगभग 34 किलोमीटर, अर्थात उधर जो है पत्थर और पहाड़ वाले इलाके ज़्यादा हैं, लेकिन जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ते हैं चौड़ाई कम होती जाती है। भाबर क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ होती है। उसके बाद क्या कह रहा है कि भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण तराई अर्थात तरी वाला क्षेत्र की मिट्टी पाई जाती है, तराई मिट्टी पाई जाती है। इस पट्टी की चौड़ाई पूर्वी उत्तर प्रदेश कुशीनगर महाराजगंज में लगभग देख रहे हैं कितनी है, तराई की 80 से 90 किलोमीटर तक है। पश्चिम में सहारनपुर तक इसकी चौड़ाई निरंतर कमी आती जाती है। तो भांभर क्या है, भांभर दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते हैं, पश्चिमी उत्तर आप समझ गए। भांभर और तराई जो है हम लोग नेपाल से सटे हुए बॉर्डर पर बात कर रहे हैं। तो भांभर जो है, भांभर की ज़्यादा चौड़ाई सहारनपुर की तरफ है और जैसे जैसे पूरब की तरफ बढ़े घटती जाएगी। और तराई का क्या होगा दोस्तों, तराई जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश अर्थात तो नेपाल वाला बॉर्डर पर कुशीनगर, पटरौना, महाराजगंज, ये जो है बाराई चौराई ये सब जो है। लंबाई में इसका विस्तार देखिए क्या कर, लंबाई में इसका विस्तार पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में कुशीनगर जिले तक विस्तृत है। यह क्षेत्र समतल और नम है। तो ये तराई जो है दोस्तों समतल और नमी उसमें ज्यादा है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण दलदल मैदान पाए जाते हैं। चलिए, तो हम लोग ये मैप के कारण हम लोग थोड़ा सा इसको छोटा किए थे, अब हम लोग फिर बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, इस क्षेत्र की जलवायु स्वास्थ्य के लिए कुछ कम ठीक होती है। स्वास्थ्य के लिए उधर देखा जाता है कि बीमारियां ये ज़्यादा पनपती हैं। इस क्षेत्र की जलवायु स्वास्थ्य के लिए कुछ कम ठीक होती है। यहाँ का पेयजल जो अक्सर कुओं और कम गहराई के पंपों से प्राप्त किया जाता है मानक के अनुरूप नहीं है। तराई क्षेत्र का, ठीक है ना। इस क्षेत्र में साल, ये देखिए ये पूछेगा, ठीक ना, साल, हल्दू, सेमल, साखू आदि के वृक्ष, ठीक ना, साल, हल्दू, सेमल, साखू आदि के वृक्ष तथा लंबी घासें पाई जाती हैं। तो साल, हल्दू, सेमल, साखू के वृक्ष उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। वर्षा की अधिकता और भूमि उर्वर होने के कारण अधिक पानी चाहने वाले गन्ने और धान की खेती भारी मात्रा में की जाती है, ठीक ना, तराई क्षेत्र में। अब देखिए मध्य का मैदानी क्षेत्र, अब हम लोग देखते हैं। दक्षिण के पठारी क्षेत्र और उत्तर के भांभर तराई क्षेत्र के मध्य क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का मैदानी दोआब कहा जाता है। सुविधा के लिए इसे 3 उपभागों में बांटा जाता है, ठीक ना, उत्तरी मैदान, मध्य मैदान, उसके बाद पूर्वी मैदान। उत्तरी, मध्य, पूर्वी। यमुना एवं गंडक नदियां इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। समझ रहे हैं ना, गंडक नदी भी उत्तर प्रदेश में बहती है। यह मैदान गंगा एवं उसकी सहायक नदियों, ठीक ना, यमुना, घाघरा, गोमती, शारदा, राप्ती, रामगंगा, गंडक, तो ये सब किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों, गंगा की। देख रहे हैं ना, यह मैदान गंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई। यमुना भी एक हिसाब से गंगा की सहायक नदी है, क्योंकि यहाँ के इलाहाबाद में ये भी मिली जाती है, ठीक ना। लाई गई काप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू द्वारा निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। तो नदियों को एक बार देख लीजिए, यमुना, घाघरा, गोमती, शारदा, राप्ती, रामगंगा, गंडक। तो ये तीनों तो याद रहती हैं,
लेकिन शारदा, राप्ती, रामगंगा, गंडक याद नहीं रहती हैं, तो इसको आप लोग देख लेंगे एक बार। उपजाऊ क्षेत्र है, इस मैदान की ऊंचाई सामान्यतः 80 से 300 मीटर है। इस मैदान का ढलान ढलान किधर है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। देखिए दोस्तों, किसी भी मैदान का ढलान जांच करने के लिए आप नदी का बहाव देख सकते हैं। जैसे गंगा और यमुना नदियां हैं दोस्तों, उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। तो ये देखिए पूरा बैठ रहा है कि नहीं, गंगा यमुना जिस तरह से बहती है उस पर ये पूरा बैठ रहा है। मैदान के पश्चिमी भाग का ढाल पूर्वी, देखिए क्या कर रहा है, मैदान के पश्चिमी भाग का ढाल पूर्वी भाग की अपेक्षा तीव्र है। क्यों नहीं तीव्र होगा? उधर पहाड़ी से जब धीरे धीरे उतरता है तो आदमी तीव्र गति से उधर से पश्चिमी से, जैसे उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सटा हुआ उत्तराखंड से ना, तो नदियां उतरती हैं। वही कह रहा है कि मैदान के पश्चिमी भाग का ढाल पूर्वी भाग की अपेक्षा तीव्र है। अब देखिए, नदियों द्वारा निक्षेपित तलछट या काप मिट्टी और उसकी संरचना के आधार पर इस मैदान को दो उप भागों में बांटा जा सकता है, बांगर और खादर क्षेत्र, ठीक ना। तो बांगर हम लोग देखे थे पुरानी थी, पुरानी मिट्टी, ठीक है ना, और खादर जो थी नवीन ये अवक्षेप था। बांगर से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहां नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, अभी नहीं पहुंचता लेकिन पहले कभी पहुंचता था, ठीक है ना, तथा वहां पुरानी काप मिट्टी का जमाव है। हजारों वर्षों से कृषि उपयोग में आते रहने के कारण बांगर क्षेत्र के मिट्टी की उर्वरा शक्ति काफी कम हो गई है, बांगर की, ठीक है ना। अब देखिए खादर की, खादर तो दोस्तों हमेशा उपजाऊ रहती है। खादर क्षेत्र का तात्पर्य कछार से है, जहां नदियों द्वारा प्रति वर्ष मिट्टी की परतों में परिवर्तन होता रहता है, ठीक ना। बाढ़ आती है और फिर नई पुरानी मिट्टी और उसमें उपजाऊ मिट्टी आती रहती है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा अधिक आवरण क्षय होने से बीहड़ों, रेवाइंस, ठीक है ना, बीहड़ के भी निर्माण होते हैं। क्या कह रहा है? खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा अधिक आवरण क्षय होने के कारण रेवाइंस का भी निर्माण होता है, बीहड़ों का निर्माण होता है। जैसे यमुना और चंबल के तटवर्ती बीहड़, इन बीहड़ों की मिट्टी नितांत अनुपजाऊ होती है। जब बीहड़ बन जाएगा तो उसकी मिट्टी कैसी हो जाती है? अनुपजाऊ, अर्थात उपजाऊ नहीं रह जाती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। संपूर्ण मध्य मैदान क्षेत्र में रबी और खरीफ फसलों की खेती की जाती है, ठीक है ना, रबी और खरीफ फसलों की खेती की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आराम से पढ़िए, घबरा कर पढ़ने से कुछ होगा नहीं, समझ समझ के पढ़िए। अब देखिए, दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र मध्य के मैदान क्षेत्र के ठीक दक्षिण में स्थित है। यह पहाड़ी पठारी भूभाग वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत, ठीक ना, पेनिनसुलर इंडिया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया, अर्थात दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है, ठीक है, एकदम बात सही है, जिसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तरी सीमा पर यमुना व गंगा नदियां, किसके? बुंदेलखंड पठार के, तथा दक्षिणी सीमा पर विंध्य पर्वत श्रेणियां हैं। इसके पश्चिमी सीमा पर बेतवा नदी, चंबल बेतवा सब यमुना के सहायक नदियां हैं। इसके पश्चिमी सीमा पर बेतवा नदी, देखिए याद रखिए, बेतवा नदी प्रवाहित होती है। इस पठार का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, अर्थात माने
जब उत्तर से देख रहे थे हम लोग नेपाल वाले से, तो उधर से दोस्तों उत्तर से दक्षिण था, और इसका कह रहा है बुंदेलखंड पठार का क्षेत्र दोस्तों का ढाल जो है दक्षिण से उत्तर की ओर है। इस क्षेत्र के अंतर्गत ललितपुर, झांसी, जालौन, ठीक है ना, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद को सुदूर दक्षिण माने दक्षिणी क्षेत्र, और पूर्वी भूभाग मिर्जापुर का गंगा के दक्षिण का भाग, सोनभद्र और चंदौली का कुछ भाग सम्मिलित है। बुंदेलखंड पठार क्षेत्र में कुछ अंश बघेलखंड, ठीक ना, का भी सम्मिलित है। सोनभद्र में सोनपुर व रामगढ़ की पहाड़ियां तथा सोन नदी का क्षेत्र बघेलखंड के तहत आता है। देखिए याद रखिए बघेलखंड क्या है। बुंदेलखंड तो सभी लोग जानते हैं। देखिए बुंदेलखंड पठार क्षेत्र में कुछ अंश बघेलखंड का भी सम्मिलित है। सोनभद्र में सोनपुर व रामगढ़ की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। तो अभी पूछे सोनपुर और रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये सोनभद्र में पाई जाती हैं। तथा सोन नदी का क्षेत्र बघेलखंड के तहत आता है। सोनपुर व रामगढ़ की पहाड़ियां याद रखिए, महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है ना। अब देखिए इस पठार की औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है, लेकिन इसकी कुछ पहाड़ियां 600 मीटर तक ऊंची हैं। जैसे मिर्जापुर और सोनभद्र की सोनाकर और कैमूर पहाड़ियां, ठीक ना। मिर्जापुर और सोनभद्र की सोनाकर और कैमूर पहाड़ियों की ऊंचाई दोस्तों ज्यादा है। यह पठार प्राचीन चट्टानों एवं नीच चट्टानों से निर्मित है। भूमि प्रायः कंकड़ीली एवं उजाड़ है। जाहिर सी बात है, कंकड़ पत्थर सोनभद्र और मध्य में ज्यादा पाए जाते हैं। पहाड़ियां आवरण क्षय के कारण घर्षित अथवा अपशिष्ट रूप में पाई जाती हैं। माने वो पहाड़ियां जो धीरे धीरे घिस के छोटी हो गई हैं, उनमें आप देखेंगे इस प्रकार से घर्षित अथवा अवशिष्ट रूप में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र की मुख्य नदियों में चंबल, बेतवा, केन, सोन, टॉन्स, ठीक है ना, है, जिसमें चंबल, बेतवा और केन पठार को काटती हुई यमुना में, ठीक है ना, चंबल, बेतवा और केन पठार को काटती हुई यमुना में, और सोन व टोंस गंगा में मिलती हैं। तो सोन और टोंस नदियां जो दोस्तों किसकी सहायक नदी हैं, गंगा की, गंगा में मिलती हैं, तो गंगा की सहायक नदी हैं। और चंबल, बेतवा और केन ये यमुना की सहायक नदियां हैं। नदियों की पठारी क्षेत्र में संकीर्ण घाटियां पाई जाती हैं। पहाड़ों में जल स्रोत मिलते हैं, जल स्रोत, और नदियां अनेक स्थानों पर जल प्रपातों का निर्माण करती हैं, वाटरफॉल्स। चलिए पूरे पठारी क्षेत्र में वर्षा कम होती है, ठीक है ना। इधर जो है वर्षा कम होती है। जल के अभाव और भीषण गर्मी के कारण वृक्ष छोटे आकार के होते हैं एवं उनका विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता। इस क्षेत्र की अधिकांश भूमि कृषि के लिए क्या होगा, उपयोगी नहीं होगी, ठीक है ना, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ज्यादातर भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है। जलाशयों का निर्माण कर सिंचाई तथा पीने योग्य जल की व्यवस्था की जाती है। तो लाल मिट्टी यही सोनभद्र वाले इलाके में, बुंदेलखंड रीजन में पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख फसलें हैं चना, अरहर, सरसों, ज्वार और गेहूं। अब देखिए जलवायु देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है दोस्तों। भौगोलिक विषमताओं के कारण उत्तर प्रदेश में क्षेत्रानुसार जलवायु संबंधी विषमताएं भी पाई जाती हैं, ठीक है ना। भौगोलिक विषमताएं हैं, इसलिए जलवायु विषमताएं भी हैं।
फिर भी सामान्य रूप से प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय व मानसूनी है, अर्थात समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण मानसूनी। उष्णकटिबंधीय व मानसूनी अर्थात समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय या मानसूनी है। यहाँ वर्ष भर में 3 ऋतुएं घटित होती हैं, अतः हमें इन 3 ऋतुओं के आधार पर प्रदेश की जलवायु का अध्ययन करेंगे, ठीक ना। हम अब देखिए ग्रीष्म ऋतु, सूर्य की कर्क रेखा की ओर बढ़ने के साथ ही प्रदेश के तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सूर्य के कर्क रेखा की ओर बढ़ने के साथ ही प्रदेश के तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाती है और जून में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है, ठीक है ना। जून में खूब चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ती है। इस समय सूर्य कर्क रेखा पर सीधे चमकता है। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 36 से 39 तक और औसतन न्यूनतम तापमान तक और 21 से 23 तक और औसत तापांतर जो दोस्तों 14 डिग्री रहता है। औसत तापांतर 14 डिग्री रहता है अधिकतम और न्यूनतम के बीच दोस्तों बात कर रहा है। चलिए, इस ऋतु में कर्क रेखा नजदीक होने के कारण, ठीक ना, इलाहाबाद, कानपुर, फतेहपुर, आगरा, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर आदि बुंदेलखंडीय नगरों का तापमान 40 से 47 तक पहुंच जाता है। इस ऋतु में विशेषकर मई जून महीने में पश्चिमी हवाएं तीव्र हो जाती हैं। मई जून के महीने में पश्चिमी हवाएं तीव्र हो जाती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है, जो कि प्रायः 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलता है और अत्यंत गर्म और शुष्क होती हैं, जो शरीर को झुलसा देता है। लू जो दोस्तों शरीर को झुलसा देता है। कभी कभी इन शुष्क हवाओं से सामुद्रिक हवाएं मिल जाती हैं, परिणाम स्वरूप 100 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से चलने वाले तूफान, धूल भरी आंधियां आते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है, कभी कभी इन शुष्क हवाओं से समुद्री हवाएं मिल जाती हैं, परिणाम स्वरूप 100 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से चलने वाले तूफान, धूल भरी हवाएं आते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। बस इसको एक बार गो थ्रू हो जाइए, देख लीजिए, ठीक है ना, ताकि जो फैक्ट निकल कर के आए। अब देखिए, यद्यपि इस ऋतु में वर्षा बहुत कम होती है गर्मी में, फिर भी 10 से 25 सेमी तक वर्षा हो जाती है। सबसे अधिक गर्मी आगरा व झांसी में और सबसे कम बरेली में पड़ती है। याद रखने की चीज है, सबसे अधिक गर्मी आगरा व झांसी में और सबसे कम बरेली में पड़ती है। उत्तर प्रदेश में बरेली और रायबरेली दोनों अलग अलग जिले हैं दोस्तों, इसको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब देखिए वर्षा ऋतु के बारे में बात कर रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून पूर्वा, जिसको पूरब से आता है तो इसके लिए पूर्वा कहा जाता है, जून के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में, तीसरा या चतुर्थ सप्ताह में प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी सिरे से प्रवेश करता है और आगे बढ़ता है। इस मानसून का कुछ भाग वर्षा करते हुए सीधे पश्चिम निकल जाता है, लेकिन कुछ भाग उत्तर की ओर बढ़ता है और हिमालय से टकरा कर पुनः वापस होता है। इस वापस होते मानसून से प्रदेश के तराई इलाकों में खूब वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम प्रदेश में मानसून से दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना, दक्षिण और पश्चिम मानसून से कुछ वर्षा प्रदेश की पठारी व पश्चिमी मैदान में होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का मतलब दक्षिण और पश्चिम से आने वाला जो हवा जिधर से बहती है
उसको उधर वाला ही नाम दे दिया जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से कुछ वर्षा प्रदेश के पठारी तथा पश्चिमी मैदान में होती है। प्रदेश के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। जहाँ एक तरफ गोरखपुर क्षेत्र में प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा 184 सेंटीमीटर, ठीक है ना, होती है, वहीं दूसरी तरफ मथुरा में सबसे कम लगभग 54 डिग्री वर्षा होती है। तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा और मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर, मध्य मैदानी क्षेत्र में 94 सेंटीमीटर, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में 84 और दक्षिण पश्चिम पठारी क्षेत्र में औसत 91। तो देखिए ये घटते जा रहा है। तो कहने का मतलब पूरब से पश्चिम जैसे जैसे जाएंगे वैसे वर्षा घटती जाती है। प्रदेश में जैसे जैसे हिमालय से दूर होते हैं या जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर, देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है। ऐसे ही वर्षा अवधि में भी कमी होती जाती है। गोरखपुर में जहाँ 56 दिन वर्षा की संभावित अवधि है, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र 32 दिन, देख रहा है ना, मात्र 32 दिन। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला अपना माने ट्यूबवेल व्यूबवेल से, नहर और से ज़्यादा सिंचाई करते हैं। प्रदेश के संपूर्ण वर्षा का लगभग 83% वर्षा इसी ऋतु जुलाई से सितंबर तक होती है। शेष वर्षा जाड़ों एवं गर्मियों में होती है। इस ऋतु में प्रदेश का औसत उच्च तापमान 32 से 34 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा औसत तापांतर 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक ना। यही 25 7 32 या 34 से कर लीजिए। तो औसत तापांतर जो गर्मी ठंडी बरसात ऋतु में होता है दोस्तों 7 से 8 डिग्री होता है। अब देखिए शीत ऋतु में और गर्म वाले में हम लोग देखे थे औसत तापांतर कितना होता था 14 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए प्रदेश में नवंबर से शीत ऋतु शुरू हो जाती है, अर्थात ठंडी शुरू हो जाती है नवंबर से, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। और जनवरी तक निरंतर ताप गिरता रहता है। जनवरी प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा महीना है। शीत ऋतु में प्रदेश के विभिन्न भागों के तापमान में काफी अंतर रहता है, ठीक है ना। जहाँ दक्षिणी पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में औसत अधिकतम तापमान इतना 28.3 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान इतना रहता है। वहीं मैदानी भागों में दोस्तों देख रहे हैं, मैदानी भागों में कम हो गया। दक्षिणी पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है। जाहिर सी बात है, ये तो सूर्य की स्थिति वाली बात ही है, ठीक है ना भाई। विषुवत रेखा से जैसे जैसे दूर जाएंगे तापमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम होते जाता है। उत्तर की ओर में अर्थात जैसे उत्तराखंड नेपाल के बॉर्डर पर जाएंगे बर्फीली हवाएं और बर्फ आपको मिलते जाएगा। प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है। उत्तरी पश्चिमी जिलों में शीत ऋतु में औसत तापमान अन्य सभी क्षेत्रों से सबसे कम लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाएगा? उत्तरी पश्चिमी जिले जो हैं दोस्तों, ये उत्तराखंड और नेपाल से टच करते हैं, हिमाचल प्रदेश से टच करते हैं। उधर की हवाएं आती हैं, ठंडी हवाएं हिमालय से, तो इधर तापमान तो कम ही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। रहता है उत्तरांचल में बर्फबारी होने पर इस क्षेत्र में ठंडी और बढ़ जाती है। यही मैं कह रहा था, उत्तराखंड की बात कर रहा है, ठीक ना। देखिए शीतकाल में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से उत्पन्न
होने वाले चक्रवातों के पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश करने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है। ये पश्चिमी विक्षोभ की बात कर रहा है। शीतकाल में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों के पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश करने से उत्तर पश्चिम प्रदेश में 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। ठीक है ना, ठंडी के समय में रबी की फसल के लाभदायक होती है। इन चक्रवातों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 सेमी तथा पठारी क्षेत्रों में, तो देखिए पश्चिम से ज़्यादा प्रवेश करती है, पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा करेगी। ठीक ना, और जो इधर जैसे जैसे जाए कम हो जाएगी, सबसे कम 5 से 7 तक वर्षा होती है। लेकिन प्रदेश के कई भागों में कोहरों का प्रभाव रहता है। कोहरे के कारण तराई क्षेत्रों में कभी कभी सूर्य कई दिनों तक दिखाई नहीं देता। तराई क्षेत्रों में कभी कभी सूर्य कई दिनों तक दिखाई नहीं देता। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे, ये उत्तर प्रदेश का मैप दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं। पूरा इसको छोटा करते हैं ताकि एक पेज पर आ जाए। अब देखिए, सर्वाधिक वर्षा, सबसे कम वर्षा। ठीक है ना, तो चलिए सबसे कम वर्षा देखिए, ये मथुरा वाला क्षेत्र है। और सर्वाधिक वर्षा जो है दोस्तों, ये गोरखपुर बताया था, ये वाला क्षेत्र। ये देखिए सहारनपुर, पीलीभीत, सीतापुर, और ये क्षेत्र में बांटा है दोस्तों। ठीक ना, ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, और ये वाला हो गया सबसे कम। ये उत्तर प्रदेश का टचिंग बताया। ये देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, ये एचपी है, ये उत्तराखंड है, नेपाल हो गया। ठीक ना, इधर हरियाणा हो गया, ये दिल्ली हो गया, ये राजस्थान हो गया, और ये मध्य प्रदेश है। इधर हो गया दोस्तों, ये कौन है, ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, ये बिहार है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग अंतिम की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको फटाफट देख लिया जाए। क्या कह रहा है, वर्षा के आधार पर जलवायु वर्गीकरण। प्रोफेसर स्टाम्प व डॉक्टर काजी सैयद अहमद ने वर्षा के आधार पर भारत की जलवायु का विभाजन किया है। प्रोफेसर स्टाम्प और काजी सैयद अहमद ने वर्षा के आधार पर भारत की जलवायु को विभाजन किया है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार की जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र और साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र और साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र में 2 उप विभाजन, तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश है। आर्द्र और उष्ण। प्रथम उप विभाजन अर्थात तराई क्षेत्र में सहारनपुर, बिजनौर, तराई क्षेत्र में दोस्तों सहारनपुर, बिजनौर, उत्तरी मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर आदि जिले आते हैं। तराई क्षेत्र वाले हैं दोस्तों। ठीक ना, तराई क्षेत्र अर्थात जहां औसत वार्षिक वर्षा 120 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। इस क्षेत्र में जनवरी में औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड और जुलाई में 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। दूसरे उपभाग अर्थात पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत 100 से 120 तक रहता है। इस उप विभाजन में विभाग में पूर्व से पश्चिम की ओर चलने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो हम लोग देखे ही हैं कि पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर वर्षा कम होती जाती है।
साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र में 3 उप विभाग हैं: मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड का पहाड़ी क्षेत्र। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में देख लेते हैं: उत्तरी इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, लखनऊ। उन्नाव, ठीक है दोस्तों, उन्नाव, कानपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद और दक्षिणी शाहजहांपुर आदि शामिल है। इस क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर रहता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान और शीत ऋतु में विशेषकर जनवरी में तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, ये तो बात सामान्य हो गई है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में आगरा, मैनपुरी, मथुरा, एटा, अलीगढ़, बदायूं, आगरा और मथुरा दोनों है, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, दक्षिणी सहारनपुर आदि जिले सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों, होती है, और शीतकाल में औसत तापमान 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। अब देखिए बुंदेलखंडीय पहाड़ी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत ललितपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, दक्षिणी इटावा, दक्षिणी इलाहाबाद आदि जिले सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा शीतकालीन औसत तापमान इतना हो रहता है, और ग्रीष्मकालीन औसत तापमान इसी क्षेत्र में दोस्तों ज़्यादा रहता है, ठीक ना। 1987 में बांदा में 49 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जो सबसे अब तक का ज़्यादा है। इस क्षेत्र में भी वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। अब आइए ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, इनको देख लिया जाए। क्या कह रहा है कि निम्न में प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड और हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो सहारनपुर। उत्तराखंड से भी, हरियाणा से भी, हिमाचल प्रदेश, 3 से सीमा बनाता है सहारनपुर, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प, तो देखिए उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आ रहा था आपका, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जब हम लोग देख चुके हैं तो इसको करने में समय नहीं लगेगा। तो सहारनपुर दोस्तों 3 राज्यों से सीमा बना रहा है, ठीक है ना, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। अब आगे चलते हैं। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? ये देखिए बलिया कहाँ पर है? उत्तरी माने पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और लखनऊ मध्य में, लखनऊ राजधानी है, कैसे स्पर्श करेगी? तो उन्नाव, हरदोई और बाराबंकी को क्या करता है? स्पर्श करता है लखनऊ की सीमा। पश्चिम में वह कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? बताइए कौन है? यमुना नदी है। ये दोस्तों यमुना नदी है, ठीक है ना, पश्चिम में। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? बताइए। भाबर, तो भाबर जो दोस्तों कंकड़ पत्थर है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो मथुरा में सबसे ज्यादा है, गोरखपुर में। निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम लगाना है, ठीक है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण। तो सबसे उत्तर में सिद्धार्थ नगर, उसके बाद संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और रविदास नगर, ठीक ना। तो यस के ए आर, ये दोस्तों बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, ये वाला बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। सिद्धार्थ नगर, यस के ए आर, कबीर नगर, अंबेडकर नगर और रविदास नगर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सही क्रम।
क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों, ठीक ना। तो वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, भदोही। तो वाराणसी जो दोस्तों घटता क्रम में बताना है, तो वाराणसी ज़्यादा है, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, भदोही ये देख लेंगे। बहुत ये भी बहुत बारीकी क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा अंदर घुस करके। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसको हम लोग देख चुके हैं, गोरखपुर में, और सबसे कम मथुरा में। क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है, क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम। तो देखिए, मिर्जापुर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, बढ़ते क्रम की दृष्टिकोण से सही है। ऑप्शन सी आपको यहाँ पर सही होगा। इसको आप लोग उत्तर प्रदेश का मैप ले करके दोस्तों एक एक बैठ। सोनभद्र जिला जो है दोस्तों 4 राज्यों को स्पर्श करता है। किसको किसको बताइए? देखिए, काउंट करिए उत्तर से। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये 4 राज्यों को टच करता है। सहारनपुर 3 राज्यों को टच करता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो प्राचीनतम शैलों से कौन निर्मित है? बुंदेलखंड। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगता है, पंजाब से कहाँ लगता है? एकदम नहीं लगता है, ठीक है ना। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है तराई क्षेत्र में। ये वही है, नेपाल से सटे हुए, मैंने सटे हुए मतलब पहले भांबा रहता है, उसके बाद तराई आता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी। अभी देखिए दोस्तों, यूपी पीसीएस में पूछा था, यूपी पीसीएस 2021 में पूछा था सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, तो ये है दोस्तों हापुड़। ये यूपी पीसीएस 2021 में पूछा था। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चतुर्थ स्थान है, आप लोग देख चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती, किस? बस्ती, ठीक है दोस्तों। बस्ती जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, अर्थात नेपाल से नहीं। उसके बाद बलरामपुर, पीलीभीत और श्रावस्ती करते हैं ये तीनों। अब देखिए, ये क्या पूछ रहा है? निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जो दोस्तों यहाँ पर जो दिया हुआ है उसके अनुसार वाराणसी है, ठीक है ना। सबसे छोटा तो हापुड़ हो गया, लेकिन ये जो आपके सामने दिख रहे हैं दोस्तों उनमें पूछ रहा है। जौनपुर, गाजीपुर, इन सब में देखें तो वाराणसी का क्षेत्रफल जो दोस्तों छोटा है। ये हो गया आपका 18 क्वेश्चन का आंसर की। अगर कुछ दिक्कत होगा, कुछ गलत बताए होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि आपके दूसरे मित्रों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग फिर। आप सभी को पुनः धन्यवाद।